वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करूँगा। पहले एक छोटी-सी कहानी सुनिए, उसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक कॉलेज स्टूडेंट है, हम में आप में से कोई भी हमारे जैसा एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है? वो अपना शाम का सारा काम फिनिश करता है, डिनर करता है, सोने जाता है, सो जाता है ना? सो गया, सुबह उठता है, सुबह उठने के साथ-साथ ना जैसे ही उठता है उसको अपने पैरों में थोड़ी-सी टिंगलिंग फ़ील होती है ना? और नंबनेस सी फ़ील होती है। तो उसको ऐसा लगता है उसके पैर ना ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे नम से हो गए हैं, रबरी लेग्स हो गए हैं, ऐसे इलास्टिक जैसे। और ये ना बायलैटरली हो रहा है, पैर दोनों पैर में हो रहा है, एक जैसा दोनों पैर में हो रहा है। इसके बाद भी वो उठता है, वो अपना जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, ब्रश करता है, मुँह धुलता है, नहाता-धोता है, उसके बाद में रेडी हो जाता है कॉलेज जाने के लिए, ठीक है? वो अपनी बाइक से कॉलेज भी जाता है नॉर्मली, मतलब अभी उसको पैर में प्रॉब्लम हो रही थी ना, बट फिर भी वो इतने सारे काम कर ले रहा है ठीक से। फिर वो कॉलेज पहुँचता है, वो स्टेयर्स चढ़ के वो सेकंड फ्लोर भी जाता है, वो वहाँ पे जाके पढ़ाई करने भी बैठ जाता है। आधे 1 घंटे वो पढ़ाई करता है, उसके बाद में उसको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है ना कि उसके पैरों में जो टिंगलिंग और नमनेस फ़ील हो रही थी ना, वो थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, अपर बॉडी में भी आ रहा है। फिर धीरे-धीरे उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसके हाथ-पैर में भी आ रहा है। फिर उसके ब्लैडर एंड बॉवेल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ा-सा ऐसा लगता है लूज़ मोशन टाइप का, और मतलब उसको अपर बॉडी में भी वही सेम प्रॉब्लम्स फ़ील होती है, और ये सारी चीज़ें बायलैटरली हो रही हैं। बॉडी के दोनों साइड बराबर हो रही हैं। ये नहीं कि एक साइड कहीं पे हो रहा है, नहीं, दोनों साइड बराबर हो रही है। फिर इसके साथ-साथ जैसे थोड़ा-थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है ना, उसको पैरालाइज़्ड पैरापेरेसिस हो जाता है। उसके बाद में पैराप्लेजिया, उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। लोअर लिम्ब्स है ना, वो बायलैटरली दोनों तरफ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पूरा वीक हो चुकी होती हैं, अच्छी खासी वीकनेस आ चुकी होती है। वो बंदा अपने पैरों पे अभी बैठने में पूरी तरह से असमर्थ है। वो अपने बगल वाले लड़के को बताता है, ठीक है? उसका बगल वाला फिर वो बाकी सबको बताता है, फिर वो प्रोफ़ेसर को बताते हैं, फिर प्रोफ़ेसर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं। अब एम्बुलेंस से वो लड़का आपके हॉस्पिटल में आता है, ठीक है? यहाँ से आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल में आया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, क्यों हुआ है इसको ऐसा? तो अब आपको यहाँ पे डायग्नोसिस बनानी है कि इसको ऐसा हुआ क्या है? आपने पूरी हिस्ट्री ले ली, ठीक है? अब आप एग्ज़ामिन करेंगे तो उसका हायर मेंटल फंक्शन एकदम नॉर्मल आएगा, क्रेनियल नर्व्स सारी नॉर्मल होंगी, ठीक है? और अपर लिम्ब की जो मोटर फंक्शंस होंगी ना, वो भी एकदम नॉर्मल होंगी। फिर एग्ज़ामिनेशन में आपको मिलेगा लार्ज फाइबर सेंसरी लॉस। जो लार्ज फाइबर्स है ना बॉडी की, उनका सेंसरी लॉस हो चुका होगा। एग्ज़ामिनेशन में आपको इतना सब पता चला, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा? आ चुका है ना, थोड़ा-थोड़ा आ चुका है। आपने अभी तक इस केस में क्या-क्या देखा? सब कुछ एक्यूट है ना? आपने जो मेन चीज़ देखी ना इस केस में अभी तक, वो ये था कि रैपिडली इवॉल्विंग एरिफ्लेक्सिक असेंडिंग पैरालिसिस, है ना? रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी इवॉल्व हो रहा है, पैर में शुरू हुआ था, फिर अपर बॉडी में भी आ गया, ठीक है? एरिफ्लेक्सिक, रिफ्लेक्स खत्म हो रहा है। बॉडी का जो लोअर बॉडी का रिफ्लेक्स खत्म हो रहा है। असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है? ये देख लिया आपने, थोड़ा-थोड़ा पकड़ लिया कहाँ पे आ रहे हैं, क्या बीमारी हो सकती है, कौन-सा सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है? तो जहाँ पे असेंडिंग पैरालिसिस आ जाए, रैपिडली इवॉल्व कर रही हो और सब कुछ ऑनसेट जो हो वो एक्यूट रहा हो, तो आपकी एक डायग्नोसिस बनती है, और वो है गिलियन-बारी सिंड्रोम, जिसको हम जीबीएस बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना? और गिलियन-बारी सिंड्रोम क्या होता है? अभी बहुत जल्दी ही पुणे में आउटब्रेक हुआ था, इसीलिए ये टॉपिक लाना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि वैसे ये बहुत रेयर डिज़ीज़ है, लाखों में कभी एक को होती है, पर जिस तरह से आउटब्रेक हुआ था ना पुणे में, वो एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कभी अगर हमारे आस-पास किसी को ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हों, तो हम कितनी जल्दी उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, कितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये ग्रो करता है ना, आप जितना टाइम लगाएँगे, उतना ही उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा, ठीक है? और जिसमें 10-15% मोर्टेलिटी रेट भी है, कि हर 100 में 10-15 पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, अगर बहुत टाइम पे उनको इलाज ना मिल पाए, तो कुछ पेशेंट एक्सपायर भी कर जाते हैं। इसमें 80% तक अच्छी खासी रिकवरी है, जिसमें 60% पेशेंट की तो कंप्लीट रिकवरी है, ठीक है? अगर आप उनको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर-अंदर अगर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। कुछ पेशेंट्स को होता है वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है ना? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीबीएस होता क्या है? दिस इज़ अ रेयर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी इन व्हिच द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, आपका अपना ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और नर्व्स को डैमेज कर देता है, ठीक है? व्हिच कैन कॉज़ सडन वीकनेस इन हैंड्स और लेग्स, डिफिकल्टी स्वallowing हो जाएगी, ब्रीथिंग हो जाएगी। ऑल्सो इट कैन कॉज़ सडन पैरालिसिस, हमारी लोअर बॉडी सबसे पहले पैरालाइज़्ड होने लगती है, फिर उसके बाद में हमारा ब्लैडर एंड बॉवेल भी इन्वॉल्व होता है, अपर बॉडी भी इन्वॉल्व होने लगती है। लेटर ऑन क्रेनियल नर्व्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर उसके बाद में ये सारे जो मैंने अभी बताया
डिफिकल्टी सॉल्विंग, ब्रीदिंग, वॉकिंग ये सब भी होने लगता है, नमनेस, टिंगलिंग और रबरी लेग्स ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अगर इसमें से कुछ भी आपको दिखता है, कहीं न कहीं एक आइडिया लगा सकते हो कि ये गिलियन-बारी सिंड्रोम हो सकता है। जीबीएस इज़ बेसिकली अ पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी एंड इट इज़ एक्यूट इन ट्रू सेंसेस, है ना? ये एक्यूट होती है, क्रोनिक बहुत कम केसेस में होती है, जब बहुत लॉन्ग टर्म में चला जाता है, वैसे ये एक्यूट होती है। ये ऑटो इम्यून होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मोस्ट कॉमन सब टाइप है जो है एआईडीपी, है ना? जिसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीराइट, ठीक है? इसके और भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि एमएन हो गया, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, फिर होता है एमसेन, ठीक है? एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, फिर एक होता है मिलर फिशर सिंड्रोम, जो कि एक्सोनल या डीमाइलिनेटिंग दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें से। कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एंटी GQ1B एंटीबॉडी, ठीक है? और इसका ट्रायड क्या होता है मिलर फिशर सिंड्रोम का? ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया और एटेक्सिया, ये हो गए आपके सब टाइप। इसका जो मीन एज होता है वो 35 से 40 के अराउंड होता है, और वैसे तो ये हर एज में हो सकता है। और इसकी बेसिकली जो स्टोरी होती है वो 4 वीक्स होती है, ठीक है? ये 4 हफ्ते तक टिकता है, कुछ-कुछ केसेस में 7-8 हफ्ते भी लग जाते हैं रिकवरी में। वैसे ये 4 हफ्ते के अंदर-अंदर ये केस सॉल्व हो जाता है। एक तो इसमें क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होती है? सबसे पहले लोअर क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर पोन्स जो होता है ब्रेन का एक पार्ट पोन्स में जाता है, पोन्स के बाद ये फिर जाता है मिड ब्रेन तक, और मिड ब्रेन से आगे प्रोसीड करके ये रेस्पिरेटरी सेंटर में भी पहुंच जाता है। उसके बाद पेशेंट क्रैश कर सकता है, ठीक है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर पहुंच गया तो रेस्पिरेटरी तो फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है बहुत सारे केसेस में, है ना? तो उसके बाद पेशेंट क्रैश कर जाता है। लगभग 30% केसेस में क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें हमें वेंटिलेटर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होगी, ठीक है? कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों की होगी, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं होती है। वही सेम सेम स्टोरी, रबरी लेग्स, है ना? रबर जैसे लेग्स फील होंगे, टिंगलिंग और नंबनेस होगी। फिर उसके बाद में रैपिडली प्रोग्रेसिव एरिफ्लेक्सिक एसेंडिंग पैरालिसिस, ये भी मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और फिर उसके बाद में लार्ज फाइबर की इन्वॉल्वमेंट होगी। और हम बात करें कि इसमें और कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इस केस को और सीवियर बनाते हैं, जो इसके विलेंस होते हैं मेन, वो है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? ये वैसे तो हमें पता नहीं चलता, पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर बीपी फ्लक्चुएशन होती है ना, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन से पेशेंट और अनस्टेबल होता जाता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमियाज, है ना? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस केस का। डीप एकिंग पेन इन अफेक्टेड मसल्स, जो मसल्स जो अफेक्ट हुई थी हमारी, उसमें बहुत डीप एकिंग पेन होगा। तो ये ऑटो इम्यून होता है ना, बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम जो होती है वो खुद ही बॉडी पे अटैक करती है। पर ये ट्रिगर किस चीज़ से होती है? मान लो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या यूआरआई कोई इन्फेक्शन हुआ था इसमें से, तो इसकी वजह से भी हमें जीबीएस हो सकता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी और ईबीवी, सीएमवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, माइकोप्लाज्मा, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हो सकते हैं। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है आपका कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि लगभग 60 से 70% केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसकी इन्वॉल्वमेंट होती कैसे है? जैसे कि जो गंदा पानी होता है या कंटामिनेटेड फूड हो गया, है ना? तो जो वाटर सोर्सेज होते हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है, या फूड है आपने वेजिटेबल्स धोई नहीं अच्छे से, ऐसे ही काट ली, तो उसमें कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी का इन्फेक्शन हो सकता है, रिजल्टिंग टू ब्लडी डायरिया एंड ऑल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर यूआरआई, है ना? ये सब इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर कुछ केसेस में क्या होता है, ये जीबीएस का रूप ले लेते हैं। और कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 चीज़ों में बहुत मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो आपका जीबीएस हो गया, गिलेन-बारी सिंड्रोम, और दूसरा होता है इप्सिड, इम्यूनो-प्रोलिफरेटिव स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज़, ठीक है? इन दोनों में कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी बहुत बहुत कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूँ इस सिंड्रोम की स्टार्टिंग मोटर से होती है, सेंसरी से होती है। इट स्टार्ट्स विद सेंसरी सिम्पटम्स, है ना? पहले रबरी लेग्स, जो नंबनेस और ये सब फील हुआ था, है ना? तो ये सेंसरी हो गए, बहुत माइल्ड सेंसरी से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट इट प्रोसीड्स टू मोटर फंक्शंस। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, तो सबसे बढ़िया डायग्नोसिस तो यही होती है, प्रोग्रेसिव वीकनेस इन बोथ आर्म्स एंड लेग्स, है ना? और एरिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाते हैं, और प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है बोथ आर्म्स एंड लेग्स में, और ये बायलेटरली चलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये देखने को ही मिलेगा जीपीएस में, कंफर्म है। जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं, बट बहुत माइल्ड होते हैं। जो सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं बहुत माइल्ड सेंसरी सिम्टम्स होते हैं। क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वैसे तो किसी भी क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट मोस्टली थर्ड एंड सेवेंथ होती है, ठीक है? जिसमें सेवेंथ बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होती है।
अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो लग सकता है सिम्टम्स के हिसाब से कि स्टेरॉइड्स का कोई रोल होगा, बट स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं इसमें। इसमें हम आईवीआईजी या फिर प्लाज्मा पेरिसिस करते हैं। आईवीआईजी जो कि आपका इम्यूनोग्लोब्युलिन है, और प्लाज्मा पेरिसिस क्या होता है, प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं हम। आईवीआईजी स्लाइटली बेटर देन प्लाज्मा एक्सचेंज, क्योंकि एएनएस की इन्वॉल्वमेंट भी होती है ना, इसलिए आईवीआईजी इज बेटर ट्रीटमेंट देन प्लाज्मा एक्सचेंज। और हम कितना देते हैं आईवीआईजी, 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम 5 दिन तक देते हैं, ठीक है। तो अगर पूरे 5 दिन का देखा जाए तो 0.4 इंटू 5, तो हम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 5 दिन आईवीआईजी देते हैं, ठीक है। और अगर प्लाज्मा एक्सचेंज की बात करें, ये भी 5 साइकिल में होता है 5 दिन तक, ठीक है, 5 साइकिल्स ऑफ प्लाज्मा एक्सचेंज। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमारा लग जाता है, आईवीआईजी थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि 0.4 ग्राम का जो खर्चा आता है वो लगभग 40,000 होता है, और ये हम 5 दिन तक करते हैं, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 2 लाख, करीब करीब 2 लाख। और प्लाज्मा एक्सचेंज की बात करें, एक साइकिल का कॉस्ट होता है 20,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 20 इंटू 5, 1 लाख, है ना। तो ये 1 लाख लगभग इसका खर्चा आता है। तो कंक्लूजन में मैं 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगा कि 85% रिकवरी इसमें होती है, जिसमें 65% पेशेंट कंप्लीटली रिकवर करते हैं, ठीक है। 5 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मोटर वीकनेस रह जाती है, जिनके मोटर फंक्शंस में थोड़ी कमजोरी रह जाती है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, बट ऐसे कोई उनको फेटल इश्यूज नहीं रहते हैं। अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो 4 से लेके 15% तक मोर्टेलिटी रेट है, 4 से लेके 15% तक के पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया गिलेन-बारी सिंड्रोम। अगर आपको इसमें से कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं किसी में, तो आप कहीं ना कहीं एक बेसिक डायग्नोसिस बना सकते हैं, जो कि है जीबीएस। और इसमें लापरवाही नहीं करना होता है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होता है। और इस टॉपिक को, इस सिंड्रोम को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस हिसाब से ये रेयर होने के बावजूद पुणे में जिस तरह से इसका आउटब्रेक हुआ, हालांकि उसकी बहुत जांच भी चल रही है। डब्ल्यूएचओ भी और म्यूनिसिपल पार्टीज ने भी अच्छी खासी जांच करी। वो वहाँ के वाटर प्लांट्स की भी जांच करवा रहे हैं कि ये पता चले क्या डर्टी वाटर की वजह से या फूड के कंटामिनेशन की वजह से, किस वजह से ये ऐसा फैल रहा है, क्योंकि ये तो रेयर है ना, ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई संक्रमण वाली बीमारी तो है नहीं, जैसे कोविड, मलेरिया ये सब फैलता है, वो वाली बीमारी तो है नहीं। तो इस वजह से हमें इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम कुछ भी खा रहे हो, अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उन्हें धो के खाना है, अगर पानी पीना है तो हल्का बॉइल्ड वाटर पीना, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, गंदा खाना नहीं खाना है, और कहीं भी कुछ भी नहीं खाना है, अपना ध्यान रखना है और अपनों का ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने मेडिबस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।